यस बच्चों, हम पढ़ रहे थे अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन क्या होता है? आपस में एक दूसरे से संबंधित वाक्यों का एक ऐसा समूह जिसमें किसी बड़े विषय के एक भाग या उपभाग का वर्णन किया जाता है, उसे अनुच्छेद कहते हैं। अर्थात अनुच्छेद वह है जिसमें सभी जो संबंधित वाक्य हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और किसी एक विषय के भाग को दर्शाते हैं। उदाहरण के तौर पे यदि आपसे कहा गया कि सच्ची मित्रता, इस पर आप अनुच्छेद लिखिए, तो बच्चों हमारा टॉपिक क्या है? सच्ची मित्रता। तो हम या तो सच्ची मित्रता के, अब यहाँ पर जब हम निबंध लिखते हैं तो हम दोस्ती या सच्ची मित्रता क्या होती है उसके अगर हम पक्ष में और विपक्ष में दोनों में हमें बताना होता है कि यदि कोई अगर किसी व्यक्ति को सच्ची मित्रता नहीं मिलती है तो उसके क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ हमें किसके पक्ष में बताना है? सच्ची मित्रता के पक्ष में। तो अनुच्छेद क्या होता है? इसके अंतर्गत जिसमें हम एक बड़े विषय के एक भाग या उपभाग का ही वर्णन इसमें हम करते हैं। ओके, आगे देखिए। अनुच्छेद लेखन, जब हम किसी विषय पर अपने भाव या विचार विस्तार से प्रकट करते हैं तो उसे निबंध लेखन कहते हैं, किंतु जब हम किसी विषय पर अपने विचार संक्षेप में प्रकट करते हैं तो इसे अनुच्छेद लेखन कहते हैं। अर्थात हम अनुच्छेद लेखन में अपने विचार जो है किस रूप में प्रकट करेंगे? संक्षिप्त में। ठीक है, संक्षेप में या संक्षिप्त में। तो इसे ही हम कह सकते हैं लघु रूप। कैसा रूप? लघु रूप। बच्चों अनुच्छेद को अंग्रेजी में पैराग्राफ कहते हैं ना, उसी तरह हिंदी में इसको क्या कहा जाता है? अनुच्छेद कहा जाता है। अनुच्छेद का मतलब वही पैराग्राफ। ओके, एक पैराग्राफ लिखना होता है। आगे देखिए, अनुच्छेद लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? मैंने आपको पहले भी बता दिया था, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं बच्चों। अनुच्छेद अधिक से अधिक 100 शब्दों का होना चाहिए। मतलब जो शब्द दिए हुए हैं 100 से 120 शब्दों तक का दिया जाता है। ठीक है, मतलब ये इसके अंदर ही रहता है। ठीक, जबकि निबंध जो है 200 से 250 शब्दों तक का आता है। ठीक है, तो इस तरह निबंध विस्तृत होता है और अनुच्छेद कैसा होता है? संक्षिप्त होता है। इसमें वाक्य जो होते हैं वो कैसे होने चाहिए? छोटे छोटे और एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। मतलब जो वाक्य हैं वो बहुत लंबे नहीं होने चाहिए। तीसरा, भाषा सरल और प्रभावशाली होनी चाहिए। अनुच्छेद में भूमिका और उपसंहार नहीं होता, जबकि निबंध जब हम लिखते हैं बच्चों तो उसमें भूमिका होती है यानी प्रस्तावना होती है और उपसंहार यानी निष्कर्ष होता है। लेकिन अनुच्छेद में ये दोनों ही चीज़ें नहीं होती। यदि हम अनुच्छेद के आरंभ में अनुच्छेद से संबंधित कोई सूक्ति, उदाहरण या कविता की पंक्तियां लिख दें तो अनुच्छेद प्रभावशाली बन जाता है। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि आप अनुच्छेद लिखिए समय का महत्व। ठीक है, अगर हमने कहा समय का महत्व, इस विषय पर अनुच्छेद लिखिए, तो इसमें आप कोई सूक्ति लिख सकते हैं। जैसे कौन सा सूक्ति लिख सकते हैं? अब पछताए का होत जब चिड़िया चुग गई खेत। या फिर हम हिंदी में लिख सकते हैं समय और धारा कभी इंतजार नहीं करती। समय और धारा मतलब टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। अर्थात समय और धारा कभी किसी का इंतजार नहीं करती। समय भी अपनी गति से चलता रहता है और धारा यानी नदी की जो गति होती है वो भी अपने आप चलती चली जाती है। तो इस तरह यदि हम अनुच्छेद लिख रहे हैं तो हम अगर कोई सूक्ति लिखें या कोई उदाहरण दें या कोई कविता लिखें, कविता की एक पंक्ति शुरू में लिख दें तो वो अच्छा होता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया ना कि अब पछताए का होत जो चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है, और यदि अभ्यास का महत्व आया, अभ्यास का महत्व, अभ्यास मीन्स प्रैक्टिस करना, तो हम क्या कर सकते हैं? करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान। तो ये कविता हुई। ठीक है, आगे देखिए। जैसे यहाँ पर एक टॉपिक दिया है वायु प्रदूषण, तो वायु प्रदूषण में हम क्या चीज़, वायु का क्या महत्व होता है और वायु प्रदूषण के कारण, क्योंकि यहाँ प्रदूषण पूछा है ना,
वायु क्या है ये हम बताएंगे, और वायु प्रदूषण यानी वायु प्रदूषण के क्या कारण है और उसका क्या दुष्प्रभाव पड़ रहा है। तो स्टार्टिंग हम कहाँ से करेंगे बच्चों, वायु की। वायु का महत्व हमारे लिए क्या है। तो वायु प्राणियों का जीवन है। वायु प्राणियों का जीवन है। मानव तथा अन्य जीव जंतुओं के लिए इस प्राण वायु का शुद्ध रूप से मिलना नितांत आवश्यक है। इसके बिना उसका जीवित रहना कठिन है। वायु प्रदूषण विशेषतः भूपटलीय तोड़फोड़, ज्वालामुखी के विस्फोट, लकड़ी, कोयले और खनिज तेल के जलने से या औद्योगिक संस्थानों से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड आदि गैसों के कारण होता है। ये गैसें वर्षा जल में मिलकर गंधक का तेजाब बनाती हैं और जीवों को हानि पहुंचाती हैं। वायु प्रदूषण कोहरे और धुएं से भी होता है। कुछ प्रदूषण एल्युमिनियम के कारखानों में उत्पन्न क्लोराइडों से भी होता है। इन सब प्रदूषणों से एलर्जी उत्पन्न होती है, जो एक भयानक रोग है। वायु को प्रदूषण से मुक्त रखना हमारा व्यक्तिगत कर्तव्य है। एक और उदाहरण देखते हैं बच्चों। यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो भी बातें बताई गई किसमें, वायु प्रदूषण का महत्व बताया गया और उसके क्या कारण है और उसका क्या प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ रहा है। और इसको हमने किस रूप में बताया बच्चों, एक पैराग्राफ के रूप में। ठीक है, इस तरह अनुच्छेद लेखन किया जाता है। एक और उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ दिया है मधुर वचन। मधुर वचन मीन्स मीठी वाणी। मीठी वाणी बच्चों, आपको बताया गया था ना कि जब भी हम अनुच्छेद लिख रहे हैं तो उससे पहले यदि एक उदाहरण या सूक्ति या कविता की 2 पंक्तियां लिख दें तो वो अच्छा होता है। तो मधुर वचन से क्या पंक्तियां हम लिख सकते हैं बच्चों। मधुर वचन से हम ये कविता लिख सकते हैं। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। ऐसी वाणी बोलिए मतलब, ऐसी वाणी बोलिए का मतलब क्या होता है। ऐसी वाणी, वाणी मतलब बाणी, आवाज़। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए मतलब हमारे मन जो है वो खो जाए, और औरन को शीतल करे। वो आवाज़ ऐसी होनी चाहिए कि दूसरे उसे सुने तो उनका मन भी पवित्र हो जाए और जो बोल रहा है उसका मन भी खुशी और प्रसन्नता से भर जाए। ठीक है, तो आइए मधुर वचन पर देख लेते हैं। हम अपने भावों और विचारों की अभिव्यक्ति वचनों द्वारा करते हैं। कटु वचन किसे अच्छे लगते हैं, अर्थात किसी को नहीं। कौवा और की कर्कश वाणी के कारण ही उसे धुतकारा जाता है। यदि हमारे पास कौवा आके बैठ जाए और काँव काँव करता रहे तो हम क्या करते हैं बच्चों, उसको वहाँ से भगाना शुरू कर देते हैं। जबकि कोयल अगर हमारे आसपास बोलती है तो हम उसके साथ क्या करना शुरू कर देते हैं, उसकी वाणी में वाणी मिलाकर आवाज़ करना शुरू कर देते हैं। क्यों, क्योंकि कोयल की वाणी कैसी होती है, मधुर। तो कोयल को इसकी मधुर वाणी के कारण ही पसंद किया जाता है। जबकि कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है। मधुर वाणी सुनने वाले और बोलने वाले दोनों का आत्मिक आनंद देते हैं। मधुर वचन किसी के क्रोध को शांत करके उसे उसमें प्रेम उपजाने यानी प्रेम जगाने की क्षमता रखता है। मधुरभाषी व्यक्ति से दूसरों को अपनी ओर, जो मधुरभाषी व्यक्ति होता है, मधुर बोलने वाला व्यक्ति होता है, वो दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करने का विशेष गुण रखता है। मधुर वचन दुखी को भी शांति व सुख प्रदान करता है, समाज में पारस्परिक सौहार्द उत्पन्न करता है, परायों को अपना बनाने का सामर्थ्य रखता है। और सामर्थ्य और मधुर वचनों में ही होता है, मतलब दूसरों को अपना बनाने की सामर्थ्य भी किसमें होती है, उसके मधुर वचन में। इसलिए हमें मधुर वचनों का प्रयोग करना चाहिए। वह कठिन से कठिन समय में भी कटु वचन नहीं बोलना चाहिए। तो बच्चों, इस पैराग्राफ में आपने क्या देखा, आपने देखा कि मधुर वचन किसे कहते हैं ये उसने बताया। ठीक है, और उसका महत्व क्या होता है ये बताया, है ना। तो इस तरह ये पैराग्राफ हमने लिखा, जिसे हम क्या कहते हैं, अनुच्छेद। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा।